गुड इवनिंग दोस्तों। माई सेल्फ रोशन पांडे। आप लोग सब मुझे जानते ही होंगे। मैं उम्मीद पैरामेडिकल एसोसिएशन उसका अध्यक्ष हूँ और आप लोगों के लिए हर वो काम हर वो कार्य करूँगा जो आप लोगों के लिए बेहतर हो। जैसे कि सामने 23-25 बैच, इससे पहले का बैच जो 22 बैच था, उसका एग्ज़ाम नॉर्मल कोई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में सेंटर दिया जाता था। लेकिन इस बार जो है वो बहुत बदलाव आ गए हैं। इस बार का जो परीक्षा है वो बापू परीक्षा परिसर में पड़ रहा है सबका लगभग। कन्फर्म तो नहीं कर सकते लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड के हिसाब से बीयूएचएस अपना जितना भी एग्ज़ाम दिया है सब बापू परीक्षा में दिया है। इसलिए उम्मीद है कि इस बार भी डिप्लोमा वाला जो एग्ज़ाम है सारा, वो सारा बापू परीक्षा में जाएगा। इसलिए आप लोगों का बेहतर तैयारी के लिए हम लोग और हमारी टीम जितने भी हैं, सब इस चीज़ में जुटे हैं कि कोई भी डिप्लोमा वाले फेल ना हो। इसके लिए हम लोग क्लास चालू किए हैं। उम्मीद है ये मेरा पहला टाइम है, इससे थोड़ी-मोड़ी गड़बड़ी आ सकती है, ये बताने में या फिर लिखने में। इसलिए वो सब के लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों के बेहतर के लिए हर चीज़ करूँगा। लाइक मैं फिजियोलॉजी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। फिजियोलॉजी आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि एनाटॉमी। एनाटॉमी जो हो गया, वो बॉडी का संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, उसका स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। और जो फिजियोलॉजी होता है कि हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है हमारा बॉडी, उस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं, उसका बॉडी का फंक्शन को पढ़ते हैं, तो उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। एनाटॉमी सिंपल सा हो गया हमारा कि एनाटॉमी जो है वो बॉडी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? बॉडी के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। जो बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह जो फिजियोलॉजी है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम है या जितने भी पार्ट हैं, वो क्या फंक्शन करता है, क्या नहीं करता है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजियोलॉजी मीन्स ये हमारा हो गया कि जो बॉडी क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसको फिजियोलॉजी कहते हैं। ये ऐसा मेडिकल साइंस है जो डील करता है कि हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, किस हिसाब से फंक्शन करता है, उसके लिए क्या-क्या नेसेसरी है, क्या-क्या चीज़ ज़रूरत है एक बॉडी को फंक्शन करने के लिए। ये हर चीज़ को डील कौन करता है? तो ये फिजियोलॉजी करता है। तो फिजियोलॉजी का सिंपल सा अर्थ समझिए कि बॉडी का फंक्शन, ये बॉडी का फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी को कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आते हैं हम आगे। हमारा जो फिजियोलॉजी है, वो स्टार्ट होता है एक छोटा-सा यूनिट से। किससे? एक छोटा-सा यूनिट से स्टार्ट होता है। अब आप लोग सोचते हैं कि ये छोटा यूनिट आखिर है क्या? गुड क्वेश्चन। ये आप लोगों के मन में होगा कि ये जो मैंने स्मॉल यूनिट लिखा, तो वो आखिर है क्या? तो आपका ये है कोशिका, जिसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। आप लोग सब जानते होंगे सेल क्या है। बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। वो क्या है? सेल है। चलिए ठीक है। तो हमारा फिजियोलॉजी कहाँ से स्टार्ट होता है? ये सेल से स्टार्ट होता है। सेल ही एक ऐसा है जो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते एक ऑर्गेनिज़्म को फ़ॉर्म करता है। आइए बताते हैं वो कैसे। तो सबसे पहला जो हमारा हो गया सेल, सेल हो गया। उसके बाद हम आते हैं, तो आइए हम स्टडी करते हैं कि फिजियोलॉजी आखिर क्या है और कैसे है। ये एक ऐसा मेडिकल साइंस है जो कि डील करता है कि बॉडी कैसे वर्क करता है। प्लस क्या फंक्शन करता है। ये दोनों चीज़ रिप्रेजेंट करता है कौन? हमारा फिजियोलॉजी। कौन रिप्रेजेंट करता है? तो फिजियोलॉजी। क्या रिप्रेजेंट करता है? कि हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है, हमारा बॉडी जो है वो कैसे फंक्शन करता है, ये दोनों चीज़ को रिप्रेजेंट फिजियोलॉजी करता है। अब आते हैं कि फिजियोलॉजी तो हो गया, अब हम
पैथोलॉजी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले हमारा आएगा सेल, जिसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी। सेल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटो मीन्स हो जाता है सेल, सेल मतलब आप लोग समझते हैं कोशिका, सबसे छोटी इकाई सेल। ये जो है साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी, ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब सेल का डिफिनेशन क्या हो सकता है? सेल का डिफिनेशन हो सकता है स्मॉलेस्ट यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। ये हमारा सेल का डिफिनेशन हो गया कि सबसे छोटा इकाई एवं जो सबसे कार्यरत छोटा इकाई जो कार्यरत है, जो फंक्शन करता है हमारे बॉडी ऑल ओवर बॉडी में, तो उसे क्या कहते हैं? हम सेल कहते हैं। इसी सेल को जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सेल हमारा जब ग्रुप में आता है, ग्रुपिंग होता है, तब हम इसको टिश्यू नाम देते हैं। अब आप लोग समझ अब आप लोगों के सब सामने मेन ये हो कि टिश्यू आखिर होता क्या है। टिश्यू जो हमारा होता है, ए ग्रुप ऑफ सेल which function a group of cell which function जब एक ग्रुप ऑफ सेल, एक कोशिका का समूह एक समय में एक ही कार्य करता है तो वो टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। तो हमारा मेन चीज क्या हो गया? टिश्यू, जिसको हिंदी में उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। तो हमारा जो हो गया वो टिश्यू, समान कोशिकाओं का समूह हम इसे कह सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ, इसको डायरेक्ट कहिए, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, ए ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। एक ग्रुप सेल का, एक ग्रुप जो एक कार्य करता हो उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि टिश्यू के बाद हमारा बॉडी में क्या आता है। टिश्यू के बाद हमारा बॉडी में आता है ऑर्गन। ऑर्गन फॉर्म होता है। ऑर्गन तो आप लोग सब जानते होंगे क्या है। ऑर्गन जो हमारा हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, बॉडी में जितने भी चीज हैं वो सब ऑर्गन में आते हैं। जब ऑर्गन का डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गन का सम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन। पहला तो हम लोग समझे कि सेल क्या होता है, सेल सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरा हम समझे कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो हमारा होता है वो होता है ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ग्रुप होता है जो एक फंक्शन करता है। ठीक है। अब आते हैं ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन जो हमारा होता है वो एक ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू, कोई भी ऑर्गन आप ले लीजिए उसमें टिश्यू, एक टिश्यू का समूह भरा रहता है। उस चीज को हम ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गन का एग्जांपल जैसे हो गया हार्ट, लीवर, किडनी, जितना भी ऑर्गन है सब इसमें शामिल हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। अब एक ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब जो हमारा ऑर्गन जो है वो फॉर्म करता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या हमारा हो गया? ऑर्गन हो गया हार्ट,
अब ये जब फॉर्म करेगा ऑर्गन सिस्टम को तो किसके अंदर आ जाएगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब ऑर्गन के अंदर ओनली हार्ट आता है, लेकिन जब बात आती है ऑर्गन सिस्टम की कि हार्ट जो होता है वो अकेला वर्क नहीं करता, उसके साथ जितना भी होता है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, वो जितना भी चीज होता है सब शामिल हो जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसको क्या कहते हैं? इसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट होता है। क्या होता है? हार्ट। आप लोगों को समझ में आ गया क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? सेल हो गया छोटा यूनिट, टिश्यू हो गया एक ग्रुप का सेल का समूह, ऑर्गन हो गया एक टिश्यू का समूह लाइक हार्ट, लीवर, किडनी, वो हो गया। अब ऑर्गन सिस्टम पे आते हैं। ऑर्गन सिस्टम हमारा क्या हो गया? तो ऑर्गन सिस्टम हमारा हो गया हार्ट है तो ऑर्गन सिस्टम इसका हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हार्ट है तो हार्ट अकेला वर्क कर नहीं सकता, उसके उसको हेल्प चाहिए होता है। वेन होते हैं, आर्टरीज होते हैं, और भी बहुत सारी चीज होते हैं जिससे वो कार्य करता है हार्ट। तो उसको एक सिस्टम में बांध देते हैं तो उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम। ये आप समझ गए क्या है कि एक सिस्टम बन जाता है और सिस्टम के अंदर कोई भी ऑर्गन वर्क करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम, तो हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है वो फर्दर फॉर्म कर देता है एक ऑर्गेनिज्म को। ये ऑर्गेनिज्म जो हमारा हो गया एक पूरा, समझिए कि ऑर्गेनिज्म का ढांचा हो गया। ढांचा हो गया मतलब जिसमें सेल भी मौजूद है, टिश्यू भी मौजूद है, ऑर्गन भी मौजूद है, ऑर्गन सिस्टम भी मौजूद है, तब जाके वो एक फाइनली जीव बना। क्या बना? जीव, जिसको ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये प्रोसेस है, स्टेप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा हो गया ऑर्गेनिज्म तो फॉर्म हो गया। ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म हो गया? जब हमारे पास सेल आ गए, टिश्यू आ गए तो सब एक फंक्शन करने लगा। बॉडी में मिलियनों सेल हैं, मिलियनों टिश्यू हैं। उसके बाद ऑर्गन, टिश्यू से फॉर्म हो गया ऑर्गन, और ऑर्गन से फॉर्म हो गया ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद कंप्लीटली एक ऑर्गेनिज्म तैयार, मतलब एक जीव तैयार हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम सबसे मेन होता है, जो कि पूरे बॉडी में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी 9 टाइप के कुल सिस्टम है। इसको हम फर्दर आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो आगे बढ़ते हैं इसमें। हमारा ये ऑर्गेनिज्म तक कंप्लीट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजी का ब्रांच अब पढ़ते हैं हम लोग। ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। क्या पढ़ते हैं? ब्रांच। फिजियोलॉजी का क्या क्या ब्रांच है तो हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहला तो आ गया हमारा सेल फिजियोलॉजी। दूसरा हमारा आ गया ब्लड फिजियोलॉजी। तीसरा हमारा हो गया नर्व फिजियोलॉजी। चौथा हमारा हो गया फिजियोलॉजी। पांचवा हमारा हो गया कार्डियक फिजियोलॉजी।
छठा हमारा हो गया सातवां हमारा हो गया आठवां हमारा हो गया एंडोक्राइन। ये हमारा जो है ये ब्रांच हो गया। पहला हो गया सेल फिजियोलॉजी, दूसरा हो गया ब्लड फिजियोलॉजी, तीसरा हो गया नर्व फिजियोलॉजी, चौथा हो गया मसल्स फिजियोलॉजी, पांचवा हो गया कार्डियक फिजियोलॉजी, छठा हो गया रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, सातवां हो गया रेनल फिजियोलॉजी, आठवां हो गया एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर ये सबसे मुख्य ब्रांच है जिस पे पूरा हमारा बॉडी वर्क करता है। आइए इसको हम फर्दर एक्स्ट्रा समझाते हैं क्या है क्या नहीं है। तो सेल, इसमें हम सेल के फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। एक सेल कैसे फॉर्म करता है, सेल कैसे बनता है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये ग्रोथ कैसे करता है। फर्दर इसका हम फंक्शन जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें जितना भी चीज़ है सेल के बारे में वो टोटल चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये हमारा आगे का वीडियो है, फिलहाल ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ये हमारा सेल फिजियोलॉजी होगा कि इसमें हम सेल के बेसिक लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक टोटल चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड फिजियोलॉजी। ब्लड फिजियोलॉजी, ब्लड के बारे में टोटल जानकारी हम जानेंगे कि इसका पार्ट्स क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होता है, ये कैसे सप्लाई होता है, इसका ग्रुपिंग कैसे होता है, टोटल चीज़ हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ये ब्लड फिजियोलॉजी के अंदर नर्व फिजियोलॉजी, नर्व नर्व के बारे में हम टोटल चीज़ डिटेल जानेंगे। इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्या है इंट्रोडक्शन, नर्व क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका डेफिनेशन जानेंगे, इसका पार्ट्स जानेंगे क्या है क्या नहीं है, ये कितने टाइप के होते हैं, एवरीथिंग जितने भी चीज़ हैं सब नर्व के अंदर हम सब इसमें डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। मसल्स में जानेंगे मसल्स हमारा कैसे वर्क करता है, कौन-कौन सा मसल है, क्या है, कैसे मसल्स हेल्प करता है हमारे बॉडी को फंक्शन करने में। हम हर चीज़ इसके बारे में मसल्स में जानेंगे। उसके बाद आता है कार्डियक फिजियोलॉजी। कार्डियक फिजियोलॉजी स्पेशल हो जाता है हार्ट का। हार्ट के बारे में ये जानेंगे कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने क्या-क्या चीज़ पाए जाते हैं, हार्ट कैसे वर्क करता है, कैसे ब्लड को पंप करता है, एवरीथिंग हम इसमें कार्डियक फिजियोलॉजी में जानेंगे। अब आते हैं रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। हम श्वसन श्वसन क्रिया कैसे करते हैं, मतलब हम साँस कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन को कैसे लेते हैं, ऑक्सीजन को कैसे ब्लड में मिक्स करते हैं। बाकी हम इससे रिलेटेड जितना भी डिटेल होगा हम सब इस रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। अब आते हैं हमारा रेनल फिजियोलॉजी। रेनल हमारा हो गया, ये स्पेशल किडनी के लिए होता है कि हमारा जो वेस्टेज होता है वो किस तरह फ़िल्टर करता है, किस तरह वो एक्सक्रीट करता है बॉडी से बाहर जाता है। हम हर चीज़ इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ये हमारा होगा रेनल फिजियोलॉजी। अब आते हैं एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। बॉडी में हमारे अन बहुत ही तरह के हार्मोन पाए जाते हैं। उस हार्मोन के बारे में हम इस एंडोक्राइन में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि हमारा हार्मोन कैसे वर्क करता है बॉडी में, किस-किस चीज़ में हेल्प करता है, हम इस एंडोक्राइन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया सेल, जिसमें हम सेल का स्टडी करेंगे। ब्लड, जिसमें ब्लड के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। नर्व इसमें नर्व सप्लाई के लिए पूरा जितना नर्वस सिस्टम है वो टोटल चीज़ हम पढ़ेंगे। फोर्थ हो गया मसल्स के बारे में एवरीथिंग जानेंगे क्या है क्या नहीं है। कार्डियक हार्ट के बारे में कैसे काम करता है, क्या नहीं करता है, टोटल चीज़ इसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं रेस्पिरेटरी में लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स कैसे हवा ऑक्सीजन को लेता है, कैसे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, सारा प्रोसेस हम इसमें पढ़ेंगे। फिर आते हैं रेनल फिजियोलॉजी। रेनल फिजियोलॉजी में हमारा बॉडी कैसे वर्क करता है, कैसे एक्सक्रीट करता है बॉडी से वेस्टेज, ये टोटल चीज़ पढ़ेंगे रिलेटेड टू किडनी के बारे में।
अब आते हैं एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी जो हमारा हार्मोन का हो गया, हार्मोन बॉडी में किस प्रकार वर्क करता है, कौन-कौन सा हार्मोन होता है, ये सारी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। अब आप बढ़ते हैं आगे। अब फिजियोलॉजी हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है? फिजियोलॉजी हमारा इम्पोर्टेंस क्यों है? क्यों हम इसको पढ़ते हैं? इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि हम किसी भी अगर हमें पूरा फिजियोलॉजी पता रहेगा तो हम किसी भी डिज़ीज़, किसी भी रोग को पता करने में बहुत आसानी से हम उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया कि डिज़ीज़ को फाइंड करने। डिज़ीज़ को फाइंड करने के लिए, डिज़ीज़ मतलब रोग होता है। रोग को फाइंड करने के लिए फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें फिजियोलॉजी का पूरी तरह से नॉलेज होगा तो उसके सिम्पटम्स देख के हम रोग बता देंगे कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है? अब जो हमारा दूसरा हो गया कि ट्रीटमेंट। अगर हमें रोग पता रहेगा कि क्या रोग है, क्या नहीं, तो उसका ट्रीटमेंट भी सही होगा और सही से इलाज हो सके, इसलिए हमें फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजियोलॉजी जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब फिजियोलॉजी लगभग हर सब्जेक्ट में पाया जाता है, हर कोर्स में पाया जाता है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो या एएनएम, जीएनएम हो। ठीक है? तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है फिजियोलॉजी किसमें-किसमें पाया जाता है? तो सबसे पहले कौन-कौन सा कोर्स में पाया जाता है? तो कोर्स जो हमारा हो गया लो लेवल से चलते हैं। सबसे पहला ड्रेसर, उसके बाद हमारा हो गया एएनएम, फिर आते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल में 2 टाइप के पैरामेडिकल होते हैं। पहला होते हैं डिप्लोमा, दूसरा होते हैं बैचलर। एक डिप्लोमा है जो डिप्लोमा डिग्री देता है, एक बैचलर डिग्री देता है। पैरामेडिकल दोनों के लिए है। अब डिप्लोमा में कौन-कौन सा हो गए? ओटी हो गए, ऑर्थोपेडिक हो गए, एनेस्थीसिया हो गए, डीएमएलटी हो गए। फर्दर जितने भी कोर्स होते हैं, लगभग-लगभग सब में फिजियोलॉजी पढ़ना ज़रूरी होता है, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे वो बैचलर कोर्स हो। अब आगे बढ़ते हैं जीएनएम, जिसे ग्रेड ए नर्स भी कहा जाता है। इस चीज़ में फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ में फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आते हैं बीएससी नर्सिंग, जो कि नर्सिंग का बैचलर डिग्री है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है फिजियोलॉजी। अब आते हैं एमबीबीएस, इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब समझिए कि मेडिकल फ़ील्ड में आपको जो भी कोर्स करना हो, उसमें फिजियोलॉजी एक मुख्य रूप में पाया जाता है। मुख्य रूप में आपको उस चीज़ को पढ़ना होता है, इसलिए फिजियोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आज हम एक सेल का हम डायग्राम को डिस्क्राइब करते हैं। सेल जो मुख्यतः होता है वो
समझिए कि एक सबसे छोटा इकाई होता है। छोटा इकाई होने के बावजूद उसमें बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमारा हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? आउटर लेयर ऑफ सेल। आउटर लेयर इसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है। अब आता है हमारा एक सेंटर में सेंटर में जो पाया जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और जो ये हमारा पार्ट हो गया, ये जो हमारा पार्ट हो गया वो हो गया न्यूक्लियस। और इसका जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसमें मुख्यतः एक चीज़ होते हैं, ये जो पार्ट हो गया चारों तरफ का पार्ट हमारा जो हो गया, ये लिक्विड पार्ट होता है, जेली टाइप का पार्ट होता है। इसी में सारे हमारे सेल के पार्ट जितने होते हैं वो व्यवस्थित ढंग से मतलब एक जगह हॉल किए हुए रहते हैं साइटोप्लाज्म की वजह से। तो ये जो हमारा हो गया साइटोप्लाज्म हो गया। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या है? तो लिक्विड है, जेली लाइक, जेली टाइप सब्सटेंस है, ठीक है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया। ये दो टाइप के होते हैं, एक रफ होते हैं, एक स्मूथ होते हैं। तो रफ जो हमारा हो गया वो इस टाइप में हो गया। ये हमारा हो गया स्मूथ। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको शॉर्ट में SER भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा होगा रफ। रफ भी सेम इसी तरह होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसके चारों ओर पोर पाए जाते हैं रफ टाइप में, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहा जाता है। RER इसको शॉर्ट में कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक थोड़ा सा एग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं, एक चप्पल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। चप्पल टाइप का स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा सा, जिसमें इसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अब जो हमारा हो गया, अ, एक छोटा सा पार्ट बच गया जिसको, जो थोड़ा डं डंडा के टाइप में होता है, अलग-अलग होता है। इसको हम कहते हैं गोल्गी एपार्टस। क्या कहते हैं इसको? हम गोल्गी एपार्टस कहते हैं। और जो हमारा हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, और एक छोटा सा पार्ट पाया जाता है, ये भी थोड़ा इस सेंट्रोजोम पाया जाता है।
आज ये स्ट्रक्चर सेल का बता दिए, कल हम जो क्लास लेने वाले हैं, वो स्पेशली सेल का क्लास होगा। ये डिस्क्राइब करने के लिए कि सेल क्या करता है क्या नहीं। आज थोड़ा-सा टाइम बच गया था इसलिए मैंने सेल के डायग्राम को डिस्कस कर दिया। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा, मुख्य टॉपिक क्या रहेगा? साइटोलॉजी। क्या है ये? स्टडी ऑफ सेल। आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा, कल से क्लास लाइव लेने वाले हैं, जो भी डाउट रहेगा आप लोग लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। लाइव के लास्ट में आप लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। और कल, आज तो छोटा-सा वीडियो है, कल हम स्टार्ट करेंगे सेल, तो ये लगभग 1 से डेढ़ घंटा का क्लास होगा। आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा और ग्रुप में हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कितना बजे क्लास लेना सही रहेगा। उस हिसाब से हम टाइम बनाएँगे और क्लास लेंगे। आप लोगों का जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, लाइव क्लास के अंत में आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस सेल टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ हम डिस्कस कर देंगे। बाकी अगर किसी को कुछ ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं कल उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूँगा और उस चीज़ को अच्छे से समझा दूँगा। ये मेरा पहला पहला क्लास है इसलिए थोड़ा-सा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन आगे से ये ऐसा दिक्कत नहीं होगा। बाकी धन्यवाद। आप लोग बने रहें हमारे चैनल एट द पैरामेडिकल सॉल्यूशन हब। इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की क्लास के लिए। हम लोग पैरामेडिकल, नर्सिंग दोनों का क्लास चालू करने वाले हैं, जिसमें पैरामेडिकल के विभिन्न सारे कोर्स हैं। जितने भी कोर्स हैं, सारे कोर्स को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जितने भी एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग हैं, उनका भी क्लास हम चालू करने वाले हैं। फर्दर अभी एएनएम, जीएनएम का थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को भी आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।